लड़की केवल इसलिए शाही परिवार में शादी करने की अनुमति दी गई है। इससे वह अपने होने वाले पति के लिए एक अनमोल उपहार बन गई, राज्य की हर एक बुराई को समाप्त करना और फिर सम्राट के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए। लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और खुद से शादी करने का एक नया अपराध और तय किया कि अगले दिन उसके पति को मार दिया जाएगा और सम्राट इसलिए अपनी पत्नी से शादी करेगा। यह केवल एक संकेत के लिए था, वह और उसकी बहन के बीच की पवित्रता। इसलिए सम्राट ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसे इस मुद्दे से छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी सीधे इस क्षण तक। लड़की अंततः सम्राट के चेहरे को देख चुकी थी। वह कहती है कि आज भले ही वह मर जाए, उसे अपनी सफाई की पूरी सुरक्षा करनी चाहिए या वह ऊंचाई से एक झटके में गिर जाएगी। और सम्राट केवल सोचता है कि वह उसे मार डाले, फिर वह उसे अनगिनत ठंडे बर्फ के साथ छोड़ देती है। विशेषकर यह अंतिम एक लंबा झटका। लड़की को निश्चित रूप से अपनी मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस समय इस क्षण में लड़की बहुत पछता रही है। उसे सम्राट की शादी के लिए 6 साल पहले से तैयार नहीं होना चाहिए। अगर उस समय वह एक और निर्णय लेती बहुत अच्छा होगा। और इस क्षण में दुनिया अचानक स्थिर हो गई। समय का चक्र शुरू होने पर वह बेताब हो गई। वापस लौटने के लिए वह अपने माता पिता की आवाज सुनती है। वास्तव में वह 6 साल पहले लौट आई, सम्राट की शादी के दिन। यह एक समान स्थिति में नाटक। एक नई दुनिया की महिला को बदलना होगा, भविष्य में दुखद मृत्यु, या वह इस महल से भागने की योजना बना रही है। बिना किसी सामग्री के अचानक आना। सम्राट ने अचानक गुस्से से उसे पीछे छोड़ दिया। उसके हाथ में एक फूल है। लड़की जानती है कि यह निश्चित रूप से खुद से शादी करने की मांग है। देखो, वह खुद को अपने लिए जिम्मेदार मानती है। एक छोटी दौड़ ने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, लेकिन लड़की जानती है कि उसे सम्राट को सही तरीके से पकड़ना होगा। उसे एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहिए। कोई भी समूह शादी के लिए कारण नहीं हो सकता। देखते हुए सम्राट धीरे धीरे पीछे हट रहा है, या लड़की तुरंत एक भाग्यशाली बच्चे को पकड़ लेगी। और फिर सभी लोगों के सामने वह इस व्यक्ति को देखकर अचानक भावुक हो गई। यह सम्राट के चेहरे पर एक पल के लिए काला हो गया। और फिर एक आदमी की आवाज सुनने के बाद लड़की ने सीधे उसे पकड़ लिया। फिर भी उसे अपने साथी के प्रति सच्चा होना चाहिए, लेकिन वह खुद से ही बात कर रही है। तो यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि यह आदमी केवल गांव का सम्राट है। और 6 साल बाद अत्यधिक शक्ति का उपयोग। वह अपने देश में आग की लपटों में नहीं है। यह केवल लड़की के प्रतीक में नहीं है। इस समय उस व्यक्ति को देखकर बहुत शुद्धता है। यह केवल उसे सम्मानित करने के लिए है। वह उसे नहीं चाहती। इसकी तुलना में यह बहुत बड़ा विरोधाभास है। उसने पहले ही एक जीवन जी लिया है और यह भी नियंत्रित नहीं किया गया है। वह जागने के समय पहले ही जीवित हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी उसे साफ करने का इंतजार कर रही है। हेड्स भी प्रकट हुए और उसकी पहली बात भी डराने वाली हो गई। तो वह केवल लड़की को फिर से शादी के लिए कहने की सोचती है। केवल वह सोचती है कि क्या वह सपना देख रही है। लड़की के बिना शब्दों के साथ एक याद अचानक उसके सिर में तैरने लगी। वास्तव में वह पिछले जीवन में हेड्स से बहुत कम संपर्क में थी, लेकिन वह जानती है कि वह पूरी तरह से अज्ञात है। युद्ध के समय कोई भी पुरुष या महिला नहीं छोड़ता। उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य को दबा दिया जाएगा। और अब वह एक पालतू कुत्ते की तरह है। उससे पूछें कि वह आराम करने के लिए सोचती है या कुछ खाने के लिए, लेकिन काम की जल्दी में वह पहले ही जूते पहन चुकी है। उसे ठंडा होना चाहिए कहते हुए भी वह नहीं जानती कि वह सहमत है या नहीं। वह उसे मजबूती से पहनने देती है। यह उस समय है जब लड़की को सोचने का कोई मौका नहीं है। सम्राट ने अचानक उसे रोक दिया और उसे एक स्पष्टीकरण दिया। वह उसकी शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार करती है। स्पष्ट है कि यह मामला उच्च स्तर पर जल्दी तय हो जाएगा। और यह वाक्य उसे संदेह में डाल देता है। 2 युगों का अनुभव उसे अचानक याद दिलाता है। असल में आज राजकुमार ने उससे शादी के लिए नहीं कहा, बल्कि दोनों माता पिता पहले से ही अच्छे से तय कर चुके हैं। और राजकुमार के बारे में बात करते हुए हेड्स ऐसा लगता है कि सुन नहीं पा रहा है। विपरीत रूप से राजकुमार को कुछ धक्का लगता है तो वह उसे मारने के लिए तैयार है। राजकुमार को बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोनों लोग अलग होने का इरादा रखते हैं। वह बल प्रयोग करके महिला को ले जाने की सोच रहा है और इस हेड्स के प्रति कोई सम्मान नहीं है। एक राजकुमार और बस। क्या उसके सामने कोई संपत्ति है? तो इस तरह हेड्स ने महिला को बड़ी धक्का देकर दूर कर दिया। जैसे ही वह महिला के पीछे पहुंचा, वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कहने देता कि राजकुमार उसे छोड़ दे, या तो वह सीधे वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। और क्या महिला सहमत है या नहीं। एक सेकंड में वह भी जादू से राजकुमार को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह शुरू करता है तो इस तरह अचानक प्रकट होता है। साथ ही वह भी कुछ कपड़े निकाल लेता है जिससे महिला पहन सके। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि वह कैसे महिला का कपड़ा पहनाती है, लेकिन महिला भी नहीं कहती और नहीं पूछती। अब का मुद्दा है कि वह अचानक भेड़िया के मुंह में आ गई। वह वास्तव में क्या करे, और उसकी दुविधा का उलट हेड्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो इस तरह वह महिला के साथ एक बार वह उसे चाय पीने देती है, एक बार वह उसे अंडे की पेस्ट्री देती है, आखिरकार वह महिला की सबसे प्यारी। हालांकि ऐसा लगता है कि यह भी गलत नहीं है, लेकिन इस समय वह अचानक एक संदेह में है। तो यह हेड्स के लिए क्या होगा।
स्पष्ट है कि यह शादी का मामला कैसे नहीं दिखता। यह दो लोगों के बीच बहुत बड़ा उम्र का अंतर है और हेड्स इसे बहुत समझदारी से मानता है। मजबूर होकर कहना नहीं है तो यह महिला की उम्र है। अगर फिर से छोटी होकर 2-3 साल हो जाए तो और भी सुंदर हो जाएगी। महिला की उम्र के समय तो यह स्पष्ट रूप से बदल गया। कैसे वह मजाक में कहेगी कि यह सबसे अच्छा है, और यह मजाक भी हेड्स को सुनाई दे गया। इस समय वह महिला के असली भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या यह उसके लिए शादी के लिए एक झूठा प्रस्ताव है? यह वाक्य एक खाली हवा में भी ठहर गया। हालांकि महिला खुद जानती है कि यह सबसे अच्छा है, लेकिन वह किसी और की भावनाओं को नहीं समझना चाहती। अभी सोचने पर शादी एक झूठी है। कमरे में वह अचानक एक ठंडी हवा, फिर भी अचानक एक ड्रैगन प्रकट होता है। वह हंसने में असमर्थ है। हेड्स एक प्रेमी है। तब वह महिला को खुद को पसंद करने के लिए कहेगा। महिला वास्तव में अभी भी नहीं जानती कि ड्रैगन कौन है, लेकिन सीधे सुनने पर हेड्स को भगवान ड्रैगन कहा जाता है। यह उसे एक कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करता है। असल में कहानी में दो बड़े देवता हैं, एक है प्रेम और पृथ्वी की देवी, एक है नियम और आकाश के ड्रैगन। और हेड्स को देखकर लगता है कि वह ड्रैगन को पहचानता है और तुरंत ड्रैगन भी महिला के पास आ जाता है। महिला पहले से ही उसे देख सकती है, बस उसके सभी आवश्यकताओं को पूरा करना। यह हेड्स और 19 साल की उम्र के बीच बहुत बड़ा अंतर है और इस हेड्स के लिए कोई सम्मान नहीं है। यह दिखाता है कि इस तरह की उम्र का अंतर वास्तव में कोई बात नहीं है। जैसे उसकी माँ के 16 साल की उम्र में तो पत्नी उसे 40 साल के पिता को देगी। और यह बात हेड्स को गलत कर देगी। क्या वह नहीं सोचता कि वह महिला की उम्मीदों तक नहीं पहुंचता? और फिर एक बार सोचता है कि शादी एक झूठी है। वह भी कभी कभी बहुत असफल होता है। हालांकि यह एक क्षणिक सपना है, लेकिन वह फिर भी कहना चाहता है, बस इसलिए कि यह पहली बार कोई कहता है उसे एक जीवन में उसे खुश करने के लिए। फिर वह कहता है कि वह जिम्मेदार होगी और महिला को वापस भेजेगी। इस समय महिला अचानक पहचान लेती है, यहाँ तक कि वह फिर से उस जादुई पुरुष के हाथ में, और वह कहता है कि वापस आ जाओ, शादी के लिए हेड्स का उपयोग करना। फिर कभी समय नहीं होगा कि इसे छोड़ दिया जाए। तो वह अब जो कर रहा है और राजकुमार के पास क्या है, यह दोनों समान हैं। फिर से हेड्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह बुरा आदमी है, लेकिन बहुत जल्दी नायिका ने फैसला कर लिया तो यह एक नाटक है। वास्तव में हेड्स से शादी करने के लिए और वह उसकी बातों के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन हेड्स को नायिका के साथ खेलना पसंद है, एक पूर्ण मुंहफट महिला। वास्तव में अभी भी चेहरे पर बात करने की जिम्मेदारी है। इस बीच नायिका ने सोचा, दोनों के बीच एक युग का संवाद। जब वे अपनी मातृभूमि की हार के बाद होते हैं, वह चाहता है कि वह खुद को एक दानव बना दे, फिर हेड्स को सेना छोड़ने दें, तब उस पक्ष को उसकी गहरी एक वाक्य देने के लिए। यह नायिका का पहला अनुभव है कि उसे प्यार किया गया। वह पहले कभी नहीं सोचा था कि वह इस प्रकार की खुशी प्राप्त करेगा, और उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट हेड्स भी जवाब देगा। पूरे देश के लोग उनकी शादी को देखेंगे। एक तरफ का ड्रैगन देवता भी आशीर्वाद देगा, और यह संकेत केवल उनके बीच की गहरी सच्चाई है। हालांकि यह विकास अचानक हो गया, लेकिन नीचे भी केवल एक कदम चलना होगा। नायिका की पहली बार बुरे राजकुमार का केवल शादी का कारण नहीं है। उसे अपने देश को एक बार में साफ करने के लिए उपयोग करें, और वह भी खुद को और अपनी बहन के साथ नहीं मिलाती। विपरीत हाथ से नायिका को खत्म कर दिया, जैसे कि अब यह एक युग है। सामना अचानक से उसके आने वाली खुशी को अनजान बना देता है, और फिर वह उस समय को तय करने के लिए वे जिस नाव पर सवार थे अचानक दुश्मन से मिल गए। हेड्स वास्तव में पलटवार करना चाहता था। परिणाम यह है कि क्षेत्र के चारों ओर नाव ठीक से लचीली है, लेकिन यह जल्दी की बात है। नायिका केवल खुद को सक्रिय हाथ से, केवल उसे उसके शरीर को फैलाने की शक्ति दिखाई देती है। नीचे एक सेकंड में वह कई 100 नावों को सीधे मारने जा रही है, और उसके बाद सामने से आने वाले हमले वह भी एक विपरीत हाथ से एक मुक्का मार देगी। वास्तव में नायिका पिछले जीवन में एक शक्तिशाली महिला योद्धा थी। जैसे कि अब पुनर्जन्म के बाद जादू भी फिर से बना रहता है, और इसी समय के किनारे पर एक विशाल जहाज अचानक आसमान से नीचे आ रहा है। वास्तव में नायिका बस यही एक वार है। बस जहाज को हेड्स के देश में ले जाया गया, और वह भी उसके साथ लौट आई। जानकर सम्राट को नुकसान हुआ। सिपाही भी धीरे धीरे छिपने की हिम्मत नहीं करते, और नायिका तभी नीचे आई तो एक सुंदर लड़की ने बहुत ही आकर्षक रूप से प्रकट किया। निरंतर पूछने पर सम्राट के शरीर पर क्या हुआ, विशेष रूप से यह इस बार लौटने के लिए क्योंकि वह एक छोटी लड़की को वापस लाए। वास्तव में जो लोग बोलते हैं वह हेड्स की अविवाहित पत्नी में से एक है। इस समय वह भी नायिका को देखती है। वह केवल एक छोटी सी चिड़िया है। यह भी नायिका को अच्छा लगता है। वास्तव में यह क्या है? हेड्स सम्राट ने उसके चारों ओर से भाग लिया। या तो वह एक प्यारी छोटी बिल्ली है। फिर वह भी दूर हो गई। बेशक नायिका और उसके बीच कोई बात नहीं है। फिर अचानक उसने एक बात सोची, तो यह पिछले जीवन का समय है। लोगों के लिए आशीर्वाद सम्राट के लौटने के लिए, क्योंकि सोफिया की घोषणा को सख्ती से खारिज कर दिया गया, इसलिए काले होने के कारण उसने सभी अविवाहितों को मार दिया। आखिरकार उसने एक आग लगाकर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन अब नायिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफिया भी ऐसा नहीं कर सकती है। यह भी इस बात का संकेत है कि उसने अपनी सोच को तोड़ दिया। वास्तव में
हेड्स जाग गया। आप उसकी लड़ाई को देख सकते हैं। उसने जान लिया कि वह उसके साथ है, विवाह और शिक्षा, और उसने अपने हाथ से कुछ गाय के कोनों को भुनाया। नायिका वास्तव में थक गई। वास्तव में यह उसके लिए एक संकेत है। वह वास्तव में ऐसा कर सकती है, और वास्तव में वह उससे दूर हो गई। उसने एक धक्का दिया। हेड्स ने सही बात शुरू की। उसने नायिका को बताया कि वे क्या करेंगे। बहुत संभव है कि यह बर्लिन की कलम हो। विपक्षी के सामने कुछ विचारों का निर्माण करना चाहिए। वास्तव में वह सम्राट है, लेकिन फिर भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, सिर्फ इसलिए कि वह शापित सम्राट है। और जब इस महिला ने सुना तो वह भी अजीब हो गई, क्योंकि न तो वह पूर्वज है और न ही वर्तमान। वह स्पष्ट रूप से नहीं जानती कि उसे शापित सम्राट के बारे में क्या सोचना चाहिए। हैड्स ने महिला को फिर से चेतावनी दी। वास्तव में वह मूलतः अंतिम राजकुमार के रूप में स्थापित था, क्योंकि उसकी माँ एक राजकुमारी है। इसलिए वह और उसके भाई केवल एक ही व्यक्ति को राजमहल में छोड़ सकते हैं, और वह वही है जिसे बाहर निकाला गया। वास्तव में यह उसकी माँ के कारण है कि उसने उसे बहुत अजीब पाया। वह न केवल दूसरों को देख सकती है, बल्कि ड्रैगन देवता को भी नहीं देख सकती। वह हमेशा अपने आप में ही बोलती है। वास्तव में उसे पहले सीमा पर भेजा गया था। वह पहले से ही सम्राट के साथ है। अजीब बात यह है, 11 साल बाद हर साल जन्मदिन पर इससे एक राजकुमार को अजीब तरीके से दुनिया से बाहर भेजा जा सकता है, कुछ साल बाद एक के बाद एक। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह बहुत बड़ा है। सुबह अपने चेहरे को धोते समय, यहाँ तक कि इस महिला ने संदेह की आंखों से ड्रैगन देवता को देखा, और ड्रैगन देवता स्पष्ट रूप से क्या सोचता है, या यह कि वह एक साथ नहीं हो सकता। हालांकि यह इस देश में प्रवाहित होता है। केवल ड्रैगन देवता को देखने वाले लोग, तभी वह सम्राट की कहानी कह सकता है। और फिर उसने 100 साल गुजारे। उम्र के महीने भी केवल हेड्स के एक आदमी के रूप में प्रकट होते हैं। हेड्स ने फिर से व्याख्या की, एक के बाद एक अजीब बातें। पिता अंततः असामान्य रूप से प्रकट हुआ, और अगर नहीं, जब वह खुद को सम्राट के पीछे खड़ा करता है, यह अजीब स्थिति भी रुक गई। और अधिक अजीब यह है, पिता न केवल उसे सम्राट के पीछे खड़ा करता है, अचानक गायब हो जाता है, तो उसकी माँ यह भी अचानक गिर जाता है। या यह लोगों के मुंह में एक सौ शापित सम्राट भी इस तरह से पैदा हुआ। यह केवल भाग्य की बात है। एकमात्र बचे हुए भाई ने उसे बहुत समर्थन दिया, और उसने अन्य लोगों को बताया। यहाँ तक कि इस महिला ने भी बड़ी समझदारी दिखाई। यह महिला भी अचानक बड़ी समझदारी बन गई। यह वास्तव में उसके मुंह में एक अच्छा भाई है, लेकिन ये सभी हेड्स स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं देख पाए। यह केवल महिला को चेतावनी देने के लिए है। वर्तमान में उसे पहले से ही उसकी शापित स्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी एक समान स्थिति है। एक पत्नी के रूप में उसकी शापित स्थिति को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही उसने भी धीरे धीरे एक वाक्य जोड़ा। दूसरे दिन सुबह महिला ने एक बार फिर दरवाजे पर एक बड़ा धक्का दिया। उद्देश्य केवल सुसी के साथ जुड़ना है। देखो वह क्या करना चाहती है। वास्तव में सुसी का एक और शरीर है। यह निश्चित रूप से विरोधाभासी बर्लिन की लड़की है, क्योंकि यह आधार पर आधारित है। सुसी एक असामान्य स्थिति में देखती है। महिला आज निश्चित रूप से कुछ होने वाली है, और यह भी इस समय। आसपास के सैनिकों ने उसे कुछ असामान्य महसूस कराया। ये सैनिक न केवल उसके प्रतीक में है, कुछ भी नहीं, और फिर भी वे संचार में है कि क्या विश्वास नंबर। महिला अभी भी बहुत सोचती है। दूसरी ओर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। साथ ही एक समूह सैनिकों ने उसे शिक्षण में प्रवेश किया। फिर उन्होंने खुद को क्लार्क के लोग कहा। दूसरे शब्दों में, वह सोचती है कि सुसी को ले जाना चाहिए, और वे क्लार्क के मुंह में हैं। यह भी वास्तव में महिला की मूल देश है। क्या वह इसे याद नहीं कर सकती, या यह वास्तव में निकटता की सच्चाई है। महिला ने एक बड़ा निर्णय लिया, और इसी समय दूसरी ओर बर्लिन की लड़की दौड़कर हेड्स से सवाल करती है। प्रस्तुति केवल अभी एक अज्ञात शक्ति में है। न केवल उन्होंने उन्हें उत्तरी दिशा के बंदरगाह में कब्जा कर लिया, और अधिक महत्वपूर्ण यह है, उसकी लड़की अभी भी बंधी हुई है। यह बहुत स्पष्ट है कि यह एकदम सही है। सब कुछ हेड्स द्वारा लाए गए तनाव का है। फिर हालात कहाँ होंगे, यह तो कोई नहीं जानता। वास्तव में हेड्स को भी नहीं पता। बेलफ्रिक क्या सोचता है? क्या वह जानता है कि उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा? लेकिन दरअसल यह उत्तर दिशा के बाद है। उसके नियंत्रण में आने के बाद हेड्स भी कभी कभी अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, या फिर वह सहमति के अनुसार उसे बताता है, लेकिन संबंधित। अगर घटनाएं सच में उसके कहे अनुसार हैं, हेड्स को खुद को उसके कार्यों के लिए मजबूर करना होगा। एक दर्दनाक विकल्प। एक ही समय में छोटे काले घर के अंदर सफिया और जिल दोनों यहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन जिल को तो जानबूझकर पकड़ा गया है। उसका लक्ष्य है कि वह इस मौके पर गाना गाए, या फिर वह सफिया से पूछेगी कि आज यहाँ क्या हो रहा है। सफिया ने भी जिल को पहचान नहीं पाया, और यह उसके सुझाव के लिए बहुत भावुक है। या फिर यह पूरी तरह से अनियंत्रित स्थिति में सब कुछ निकाल देगा। असल में यह उसके पिता बेलफ्रिक हैं, जो उसे यहाँ बुलाने के लिए। बस वह नहीं सोचती कि अचानक उसे दुश्मन के लोगों द्वारा पकड़ा जाएगा, और उसकी बातों से
जिल ने उसे पूरी तरह से अपने पिता के पास जाने का सोचा। एकमात्र जो उसके लिए चिंता का विषय है, डर है कि वह फिर से हेड्स को नहीं देख पाएगी। असल में जब वह पहले कभी अकेली रह गई थी तो हेड्स ने उसे बचाने के लिए सामने आए। फिर भी भावनाएं कुछ अजीब हैं। पहली बार मिलने पर वह उससे पूछेगी कि क्या कुछ भी है। वह बस कहती है कि वह क्या भी नहीं देख पाई। फिर भी वह नहीं जानती कि क्या करना है। पिता ने उसे सलाह दी है, लेकिन हेड्स के प्रति उसकी स्थिति बहुत पुरानी है। अभी हाल ही में उसने अंततः सहन नहीं किया। परिणाम यह है कि वह अस्वीकृति का सामना कर रही है। कारण यह है कि वह फूखटेन साल की उम्र से कम नहीं है। फिर भी यह उसे कुछ भी नहीं कहने देता है, लेकिन यह भी उसे एक निश्चित बात के लिए और अधिक निश्चित बनाता है। यह सफिया की असली प्रकृति नहीं है, बस उसे पिता के द्वारा पकड़ा गया है। यह भी इस समय। और दो लोग फिर से पकड़े गए, लेकिन जब वह दोनों के रूप देखती है, जिल फिर से चौंक गई। यह केवल सच में किलाटोस लोग हैं, और महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही उसके लिए सबसे विश्वसनीय हैं। बस एक पल में वह फिर से बहने लगी, क्योंकि दोनों पहले ही इस जीवन में मर चुके हैं। यह भी इस समय। जिल सोचती है कि भविष्य में 6 साल बाद बहुत से लोग खो जाएंगे, फिर भी यहाँ इस समय कुछ भी नहीं हुआ है। या फिर वह यहाँ सोचती है। जिल ने अंततः पहचान लिया कि वह खुद को पुनर्जन्म के बाद क्या करना चाहती है। वह बस जिल के पास पहुंच गई। बस उसे दोनों हाथों से धीरे धीरे पकड़ना है। दोनों हाथों की पकड़ बस एक खेल की तरह है। यह दृश्य 3 लोगों को चौंका देता है, लेकिन जिल के पास समय नहीं है। संघ ने उसके साथियों को समझाने के लिए जिल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, शुरू करने के लिए और लोगों का विश्लेषण करना। सबसे पहले यह निश्चित है, उत्तरी दिशा में सैनिकों में बड़ी मात्रा में धारा है। वे सैनिकों के शरीर को बड़े दरवाजे से बंद कर देते हैं। छोटे गांव और बंदरगाह के बीच का अंतर। और उसी समय बेलफ्रिक की लड़की पकड़ी गई। एक व्यक्ति के रूप में उसे बंदरगाह का नेतृत्व करना। इस समय सफिया ने भी कहा कि उसे पकड़े जाने पर कुछ बातें सुनाई दी। यह तो इस जगह की छाया है जो सम्राट द्वारा लाए गए लोगों का समूह अब स्पष्ट हो गया है। इस पृष्ठ के पीछे का निर्माता निश्चित रूप से बेलफ्रिक है। बस आज हुई सभी घटनाएं बहुत अप्रत्याशित हैं। सम्राट हेड्स ने ठीक से एक अनजान महिला को लाया। सफिया ने ठीक से इस दिशा में प्रकट किया। कई सैनिकों को फिर से बंदरगाह से हटा दिया गया। इस प्रकार की अप्रत्याशितता बेलफ्रिक के लक्ष्य को छिपा देती है। यह उत्तरी सेना के लिए बंदरगाह की सुरक्षा के लिए है, और फिर अपने सैनिकों को लेने के लिए, और फिर इस जगह के प्रदर्शन को और अधिक सच्चा बनाने के लिए। बेलफ्रिक ने भी अपनी बेटी सफिया को नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने हेड्स के साथ आने वाली महिला का नाम रखा। यहाँ सब लोग सुस्त हो गए हैं, क्योंकि वह अपनी माँ के बारे में बहुत स्पष्ट है, जैसे कि वह एक तनावपूर्ण व्यक्ति है। यह उन लोगों के लिए है जो बिना किसी संकोच के हैं। सुप्रिया उन्हें तेजी से भागने देती है। उसने प्रवाह के लिए सैनिकों को खींच लिया। वह खुद को अच्छी तरह से जानती है। वह बर्लिन की लड़की है। वे निश्चित रूप से खुद को नीचे रखने की हिम्मत नहीं करते, और वह और सम्राट भी चाय पीने के अच्छे दोस्त हैं। समय आने पर वह निश्चित रूप से इस मामले की पूरी सच्चाई हेड्स को बताएगी। इस समय महिला ने एक नई दुनिया की कल्पना की, क्योंकि हर बार वह किमला और सिम्बा से पूछती है कि क्यों किमला यहाँ आया। वे हमेशा यह नहीं कहते कि यह एक कारण है, क्योंकि सुप्रिया की सुरक्षा के विकास के तहत। हालांकि वह सफलतापूर्वक दूसरों को भागने में मदद करती है, लेकिन वह फिर भी अपने माता पिता द्वारा लाए गए सभी बुरे प्रभावों से प्रभावित होती है। और यह डरावना है कि यह आज रात की सभा में है, क्योंकि सुप्रिया की हत्या अन्य अविवाहित महिलाओं के चयन का कारण है। यह इस परिवर्तन के लिए एक वास्तविकता है। महिला भी लापरवाह नहीं है। सीधे तौर पर वह हेड्स के बीच में है, जो बर्लिन की लड़की के बीच में है, और बताने वाले लोग भी वहाँ हैं। यह महिला की स्थिति में है। पहले उसे उस समूह से मुक्त करना होगा जो उसे रोकता है, फिर वह वापस लौटने के लिए संघर्ष करेगी। दूसरा यह है कि उसे सुप्रिया की सुरक्षा करनी चाहिए। वह उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानती है। एक बार वह यहाँ मर गई तो सभी के पहनने वाले बर्लिन की लड़की की आशा भी टूट गई। हालांकि महिला को सुरक्षा के लिए सुप्रिया की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास भी एक अनजान अनुरोध है। यह सुप्रिया की इच्छा के बाद हो सकता है कि वह अपने माता पिता द्वारा की गई सभी गलतियों को सुधार सके, इससे पहले कि वह इस तरह के कठिन निर्णय का सामना करे। सुप्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी 3 बार सोचने के बाद वह महिला की मांग को स्वीकार कर लेगी। और इसी समय दूसरी ओर हेड्स ने पहले से ही बर्लिन की लड़की की छाया देखी। उसके विचार सीधे वहां आकर एक झटका दे देते हैं। और ड्रैगन भगवान निश्चित रूप से नहीं। हालांकि वह महिला को यह बताने के लिए कहता है कि वह इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं करती। यह फिर से 3 बार सोचने के बाद हेड्स ने पहले ही ड्रैगन भगवान को देखने की अनुमति दी। लेकिन महिला की बात यह है कि यह एक असामान्य बात है। वह महिला की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, केवल इसलिए कि बर्लिन की लड़की उसे देखती है। यह केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आसानी से छोड़ दिया जा सकता है, इसलिए यह सामान्य रूप से दूसरे पक्ष की कार्रवाई होगी। यह केवल इसलिए है कि उसे यह पता लगाने के लिए उपयोग करना चाहिए कि वह सही है। दूसरी ओर महिला ने सुप्रिया की सहमति प्राप्त की। वह युद्ध के आदेशों के तहत पहुंच गई, जिसे लुंडर ने उत्तर की ओर जाने वाले सैनिकों को बचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, और किमला और ग्रीक को भी सुप्रिया की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया। महिला ने गहरी सांस ली, फिर उसने स्थिरता से अपने सिर को झुकाया। उसने छोटे झूले को पहन लिया। देखते ही ये दोनों लोग घेराबंदी में आ गए। महिला की शक्ति के बारे में सोचा नहीं था। यह महिला की प्रतिकूलता में है। वह 3 बार नीचे गई। उसे शिक्षकों के उत्तर की ओर खींचा गया। महिला ने लोगों को बताया, यह सब बर्लिन की लड़की की छाया है, इसलिए उसे सभी की शक्ति की आवश्यकता है। अंततः महिला के एक झटके में
वह इन सैनिकों के नेताओं के लिए बनी। वे भी सम्राट के नीचे के नामों को वापस लाने वाले हैं और यह सब ड्रैगन भगवान की नजर में है। यह बर्लिन की लड़की के पास लौटने के लिए है। वह भी महिला की वीरता की कहानी बताने वाला है। इसमें सबसे सुंदर हवा से अधिक है। हालांकि यदि स्थिति अनुकूल है तो महिला की सुरक्षा की बात होती है। यह न केवल सुप्रिया और उत्तर की ओर है बल्कि बर्लिन की लड़की भी है, हेड्स को डराने के लिए नहीं। और वह भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े परिवार की चर्चा में नहीं आता। महिला की मेहनत के तहत वह सच में खुशियों की एक लकीर नहीं कह सकता। और फिर हेड्स के भावनात्मक समय में एक समूह की छोटी आंखों के सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और बड़े जोर से। यह बर्लिन की लड़की है। वे उन्हें बचाने के लिए सम्राट की सुरक्षा करते हैं। सम्राट अब उनके साथ सुरक्षित स्थान पर जा रहा है। हेड्स स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हैं। यह बर्लिन की लड़की की इच्छा है कि वह खुद को और महिला के बीच की दूरी को कम कर दे। और इसी समय महिला यहाँ आक्रमण के बाद वह भी किमला और ग्रीक को वापस लाने के लिए है। और यह अभी आया है। विपक्ष का नेता सामने आया है। वह केवल उत्तर दिशा की सेना को महिला नेता के रूप में पेश कर रहा है। वे निश्चित रूप से बंदरगाह छोड़ देंगे। इसके विपरीत वे निश्चित रूप से शिक्षालय को जला देंगे। और महिला नेता तो बिल्कुल भी नहीं झुकती। सही समय पर एक व्यक्ति को बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वह सभी सैनिकों को आदेश दे सकता है। वह केवल 10 साल की महिला नेता को उनके सामने भेजने का प्रयास कर रहा है। बुनियादी रूप से यह आत्मनिर्धारण की ओर ले जाता है और महिला नेता उन्हें चिंता नहीं करने देती। विपक्ष की स्थिति पहले ही इस चरण तक पहुंच चुकी है। वह निश्चित रूप से गलत नहीं कर सकता। योजना की विफलता को अनुमति नहीं देगा। महिला नेता ने किमिला से कहा कि उसने अपनी योजना के बाद इससे उसे खुद को उठाकर बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। और महिला नेता की पहली नजर पर विपक्ष सीधे तौर पर गणना करने लगा। परिणाम यह है कि महिला नेता एक बार में पूरी सेना को ध्वस्त कर देती है। न केवल ऐसा बल्कि उनके बंदरगाह के जहाज भी पूरी तरह से उत्तर दिशा की सेना द्वारा नष्ट कर दिए गए। इस तरह उनकी वापसी का रास्ता भी समाप्त हो गया। क्या वह नेता अभी भी नहीं झुकता? क्योंकि उसके पास अभी भी एक विशेष हत्यारा है। वह शिक्षालय का पशु शिक्षक है। वह एक पल में सुफिया को मार सकता है और वह फिर भी खो देता है क्योंकि महिला नेता जल्दी से सुरक्षित हो गई है। सैनिकों की नजरें तंग हैं। तो इस तरह महिला नेता बड़ी जीत हासिल करती है। देखो, हार विभाग पहले से ही तय है। नेता केवल स्वीकार करता है कि वह सुन रहा है। बेलफार्क की आज्ञा से हेड्स ने बंदरगाह को तोड़ दिया। तो बस इस समय बेलफार्क ने निजी सेना को मारने के लिए भेजा और सभी लोग शिक्षालय के बड़े दरवाजे पर जमा हो गए। और उसका लक्ष्य भी बहुत सरल है। तो यह शिक्षालय में सभी लोग हैं। बेशक वह अपनी बेटी को अंदर रखता है। इस तरह एक बार बाद में होने वाली घटनाएं उसके द्वारा गणना की गई और उसके द्वारा निश्चित रूप से ऐसा होगा। और यह भी कोई आभासी आवाज नहीं है। केवल उसे छोटी सी एक झलक मिलती है। एक विशाल ड्रैगन अब आकाश में प्रकट हो गया। महिला नेता जानती है कि यह नीचे खतरा है। यदि वह सही दिशा में नहीं जाती है तो यह ड्रैगन तो वह शिक्षालय को जलाने के लिए भी नहीं बचेगा। और फिर वह इस खतरे के समय ड्रैगन अचानक पलटकर जमीन पर गिर गया और इसे बताने के लिए कि यह क्यों है तो वह निश्चित रूप से एक ड्रैगन के रूप में आता है। तंग पकड़कर हेड्स एक झटके से नीचे, फिर छोटी सी एक झलक से उसे जल्दी से उड़ने का मौका मिलता है। हेड्स के प्रकट होने पर बेलफार्क ने पहले व्यक्ति को प्रकट किया। यह सब महिला नेता के बीच में से है। फिर से उसे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता इससे पहले कि वह वापस महल में विश्राम करे। बाकी की घटनाएं खुद को संभालने के लिए ठीक हैं। देखो, हेड्स ने बेलफार्क को काले हाथ से पकड़ लिया। बेलफार्क अभी भी एक योजना के लिए तैयार है। फिर वह हेड्स को महिला नेता के पीछे नहीं छोड़ता। एक झटके से उसने धारा में सैनिकों को पकड़ लिया। यह केवल एक आंख का देवता है जो विपक्ष को तोड़ देता है। यहाँ तक कि उसके अन्य सैनिक हेड्स ने लेकिन उनके प्रदर्शन को बढ़ा दिया। यहाँ तक कि उसने हर एक व्यक्ति का नाम भी पुकारा। विपक्ष ने अपने सैनिकों के मॉडल और नाम को पहचान लिया। यह एक देश का राजा है जो उस स्थिति में है। तंग पकड़कर हेड्स ने धारा को छोड़ दिया और उसने उनसे पूछा कि वह अपने नेतृत्व के तहत उत्तर दिशा की सेना का एक सदस्य है। क्या यह उचित नहीं है कि वह खुद को तंग कर दे? इसके अनुसार यह सामान्य है कि वह खुद को छोड़ दे। क्या वह ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि वह जानता है कि महिला नेता यहाँ सभी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह केवल छोड़ने का निर्णय लेता है। यह कहना मुश्किल है लेकिन हेड्स की सहन शक्ति भी सीमित है। वह धारा के बाद इस मामले के बाद किसे इंगित करेगा? भाषा की धारा भी बेवकूफ नहीं है। बेशक ड्रैगन ने उसे खुद को छोड़ने के लिए नहीं कहा। यह एक बार सभी मिलकर उत्तर दिशा की सेना की धारा है। सब कुछ हेड्स की बड़ी शक्ति के वातावरण में आ गया। सिर के साथ धारा खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब से केवल ड्रैगन की ओर से आदेश सुनाई देंगे। तंग पकड़कर उसने भी कहा कि वह योजना के बाद काले हाथ से है। संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद हेड्स ने ड्यूक बेल को बताया कि उसकी प्यारी पत्नी निर्दोष है। इसलिए अब वह सुनना चाहता था कि ड्यूक बेल क्या कहेंगे। हालांकि बेशर्म ड्यूक बेल अभी भी खुद का बचाव करना चाहते थे।
लेकिन ऐसे अपमान का सामना करते हुए भी ड्यूक बेल ने फिर से खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हेड्स अब उसकी बकवास सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने पहले ही कहा था कि अगर उसकी पत्नी निर्दोष निकली तो ड्यूक बेल के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, और वह था मौत। जहाँ तक उसे किस तरह की सजा दी जाए, इस पर अभी और विचार करना बाकी था। आखिरकार ड्यूक बेल जैसा व्यक्ति जो अपनी बेटी को भी बलिदान कर सकता था, इतनी आसानी से मरने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह कहते हुए हेड्स को ड्यूक बेल की दूसरी पत्नी याद आई और उसकी बेटी जो ठीक लग रही थी। यह सुनकर ड्यूक बेल का चेहरा अचानक बदल गया और हेड्स ने भी देखा कि दूसरा पक्ष शायद बहुत परवाह करता था, इसलिए उसने उन पर हमला करने का फैसला किया। इसके लिए हेड्स ने जलाने और यातना देने के 2 विकल्प दिए। यह सुनकर ड्यूक बेल तुरंत टूट गया और विनम्रता पूर्वक हेड्स से अपनी पत्नी और बेटी को बख्शने की भीख मांगी। यह जवाब सुनकर हेड्स बहुत खुश हुआ। आखिरकार वह ऐसे छोटे मामलों के लिए निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन शर्त यह थी कि ड्यूक बेल को सबसे विनम्र तरीके से उससे माफी मांगनी होगी और अपना शहर उसे सौंपना होगा। इस समय सोफिया अपने पिता के बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन नायिका ने उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक वह अपने अपराधों को स्वीकार करता है और महल सौंप देता है, हेड्स उसकी जान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हालांकि नायिका ने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी जब ड्यूक बेल ने अचानक हेड्स का उपहास किया। तुम जैसा व्यक्ति जो अपनी माँ को फांसी पर लटकाने के लिए मजबूर कर सकता है, वास्तव में बहुत दयालु है, और सिंहासन पर चढ़ने से पहले तुमने कितने लोगों को मारा और कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम्हें अपने दिल में कोई गिनती नहीं है? इसके विपरीत मैं बस अपनी भूमि की रक्षा करना चाहता था, ताकि तुम जैसे शापित सम्राट से प्रभावित न हो, और पूरे साम्राज्य में कोई भी तुम्हारे द्वारा शासित होना नहीं चाहता था और कोई भी तुम्हें जीवित देखना नहीं चाहता था। यह सुनकर नायिका अभी गुस्सा होने ही वाली थी, लेकिन हेड्स ने पहले ही बोल दिया, शायद तुम जो कह रहे हो वह सब सच है। यह कहने के बाद हेड्स और बकवास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सैनिकों को ड्यूक बेल को कालकोठरी में भेजने का आदेश दिया। जहां तक अपराधी की बेटी सोफिया की बात है, उसका स्वागत कामिला द्वारा किया गया था। हालांकि घटना पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, लेकिन नायिका का मूड अभी भी थोड़ा उदास था। तो रात होने तक अजगर देवता, जिसे परेशानी से कोई आपत्ति नहीं थी, नायिका को हेड्स के कमरे में ले गया। हालांकि अनजान नायिका ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसे शराब की तेज गंध आई। हेड्स को इतने दर्द में देखकर नायिका डर गई, तो उसने जल्दी से हेड्स पर एक गर्म तौलिया रखा। लेकिन नायिका गहरे विचारों में डूब गई। आखिरकार उसे चाकू से लोगों को मारने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक सेब छीलना ऐसा था जैसे किसी को चाकू मारना। इस दृश्य ने हेड्स को हंसा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नायिका का ऐसा अनाड़ी पक्ष भी होगा। इसके बाद हेड्स ने नायिका को उठाया और उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर उसे बहुत धैर्य से सिखाया कि सेब कैसे छीलना है। यह चिकना तरीका नायिका को चकित कर गया, तो उसने लापरवाही से कहा, क्या तुम खरगोश बना सकते हो? हालांकि उसने तुरंत कहा कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन अंदर से वह वास्तव में ऐसी चीजें करने वाली लड़की बनना चाहती थी। हालांकि नायिका ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि हेड्स ने वास्तव में उसके लिए एक खरगोश छील दिया। क्या यही तथाकथित प्रतिभा है? वास्तव में कोई प्रतिभा नहीं थी, यह सिर्फ एक मीठा और खट्टा स्वाद था। लेकिन फिर से हेड्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि उसके अन्य भाई बहन उसे थोड़ा और पसंद करें। यह सुनकर नायिका को अंदर से बुरा लगा, तो उसने हेड्स को अपना मुंह खोलने के लिए कहा। आखिरकार वह नशे में था और उसकी देखभाल करना उसका कर्तव्य था। हेड्स के प्यारे भाव को देखते हुए नायिका भी खुशी से मुस्कुराई, लेकिन मुड़कर उसने हेड्स को धन्यवाद दिया, क्योंकि दिन में उन बदमाशों और ड्यूक को सम्राट हेड्स तुरंत ही सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया। फिर नायिका ने हेड्स का हाथ पकड़ा और भावुक होकर उससे कहा, चाहे तुम शापित हो या कुछ भी हो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हें जीवित नहीं देखना चाहती हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। यह सुनकर हेड्स का चेहरा तुरंत लाल हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि नायिका को उससे प्यार हो गया है, वरना वह उसे मजबूती से जीने के लिए क्यों कहती। नायिका भी इस बात से हैरान थी। यह तो बस परिवार के सदस्यों के बीच चिंता की बात थी। इस जवाब से हेड्स को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, तो वह रजाई में घुसकर कांपने लगा। यह देखकर नायिका को लगा कि उसने उसका मतलब गलत समझा है। वह तुरंत रजाई में घुस गई और उसे गर्मी देने लगी। इस अचानक आई खुशी के सामने नायिका ने अपना मुंह फेर लिया। आखिरकार पिछले जन्म के राजकुमार ने उसे इतिहास का सबसे भयानक दर्द दिया था, इसलिए वह अभी भी किसी और को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ऐसे सोचते सोचते वह सो गई, लेकिन हेड्स सोई हुई नायिका को देख रहा था। वह बहुत चाहता था कि उसे दूसरे का प्यार मिले। अगली सुबह हेड्स ने नायिका के लिए विशेष रूप से एक फ्रेंच टोस्ट बनाया। नायिका ने इसे बहुत स्वादिष्ट पाया। तो अब तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, है ना? यह सुनकर नायिका फिर से हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी
कि हेड्स इस विषय पर कितनी बार चर्चा करेगा। जवाब तब तक था जब तक नायिका सहमत नहीं हो जाती, और हाल ही में उसे नायिका की ठंडी नजरें भी पसंद आने लगी थी। नायिका भी इस बात से हैरान थी, क्या यह एक अनुचित प्रेम मस्तिष्क नहीं है। तभी कामिला और चेक ने दोनों को बाधित किया, क्योंकि अब नायिका को कुलीन शिष्टाचार की कक्षा में जाना था। फिर रास्ते में कामिला ने नायिका के हाथ में ड्रैगन रिंग देखी। नायिका ने समझाया कि यह हेड्स ने दी थी और इसे उतारा नहीं जा सकता, और ड्रैगन गॉड ने यह भी कहा कि अगर वह हेड्स के साथ रहती है तो शाप सक्रिय नहीं होगा। इस अफवाह के बारे में नायिका जानना चाहती थी कि किसने शाप दिया था। चेक ने कहा कि अगर किंवदंती सच है तो यह निश्चित रूप से देवी क्रैटोस का शाप होगा। तभी नायिका को पिछले इतिहास की याद आई। देवी और ड्रैगन गॉड के बीच इस बात पर बहस हुई थी कि मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक युद्ध हुआ था। एक का मानना था कि प्यार से रक्षा करनी चाहिए, दूसरा मानता था कि तर्क से मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए महाद्वीप को 2 देशों में विभाजित किया गया था और मूल रूप से दोनों देवताओं की शादी होनी थी। लेकिन बाद के युद्ध में हेड्स के राज्य की भूमि को देवी ने शाप दिया था। लेकिन ड्रैगन सम्राट को एक ड्रैगन राजकुमारी मिली जिसके पास अविश्वसनीय शक्ति थी, और दोनों देशों के बीच एक जादुई ढाल लगाई इस भूमि को देवी के शाप से बचाने के लिए। दोनों की कहानी सुनने के बाद नायिका तुरंत समझ गई कि हेड्स ने क्यों कहा था। अगर वह यहाँ है तो शाप सक्रिय नहीं होगा। सबसे मजबूत सबूत ड्रैगन राजकुमारी की अंगूठी थी जो उसके हाथ में थी। तभी सोफिया घबराई हुई दौड़ती हुई आई। भले ही वह गिर गई, लेकिन उसने क्रैटोस साम्राज्य से आया पत्र नायिका को सफलतापूर्वक दे दिया, और नायिका ने बस एक नजर डाली। उसका चेहरा तुरंत तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि यह नोट किसी और का नहीं था बल्कि उस कमीने राजकुमार ने लिखा था जिसने उसे पिछले जन्म में मार डाला था। जैसे ही पत्र नायिका के हाथ से फिसल गया, हेड्स भी उसी पल वहां पहुंच गया। जब उसने अंदर की सामग्री को स्पष्ट रूप से देखा तो उसे समझ आया कि दुश्मन देश का राजकुमार नायिका को छीनने के लिए आ रहा है। हेड्स ने बहुत ही दबंगई से एक बहुत ही अजीब बात कही। उसी समय दूसरी तरफ कमीने राजकुमार ने अपने अधीनस्थों को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह कम से कम समय में बेलफोर्ट के बंदरगाह पर पहुंचना चाहता था। आखिरकार नायिका उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसने दुश्मन देश के ड्रैगन सम्राट से शादी करने के लिए कहा। यह अचानक हुई दुर्घटना उसे विश्वास नहीं दिला रही थी, इसलिए वह खुद इसकी पुष्टि करना चाहता था कि क्या नायिका वास्तव में उस राक्षस की ड्रैगन राजकुमारी बन गई थी। उसी समय बेलफोर्ट के अंदर नायिका ने नायक के साथ कमीने राजकुमार का स्वागत करने के लिए जानबूझकर अपनी सबसे नापसंद औपचारिक पोशाक पहनी थी। उस नीच व्यक्ति से मिलने के विचार मात्र से ही नायिका के चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। उसने तो अपनी आस्तीन में एक गुप्त हथियार भी छिपा रखा था। लेखक दर्शक भी हैरान थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि नायिका उस नीच राजकुमार से इतनी घृणा क्यों करती थी, लेकिन इस बार की कूटनीति ये पुष्टि करने के लिए थी कि क्या नायिका को ड्रैगन सम्राट ने बहकाया था। इसलिए सोफिया ने नायिका को मुस्कुराते रहने की सलाह दी ताकि नीच राजकुमार को लगे कि वह यहाँ बहुत खुश है। इसके बाद सोफिया नायिका को हेड्स के सामने ले आई। नायिका की लोलिता पोशाक ने हेड्स को पूरी तरह से मोहित कर लिया। हेड्स ने तुरंत मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया, जिससे नायिका का चेहरा लाल हो गया। तभी कामिला ने दोनों को टोक दिया, क्योंकि मुलाकात का समय करीब आ रहा था। इसके बाद रास्ते में नायिका ने अचानक हेड्स को बताया कि वह उस नीच राजकुमार के सामने प्यारा चेहरा नहीं बना सकती, क्योंकि उसके मन में उस नीच राजकुमार के लिए केवल हत्या की भावना थी। हालांकि यह सुनकर हेड्स का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नायिका पूरे रास्ते उस नीच राजकुमार के बारे में क्यों सोच रही थी, न कि उसके बारे में। क्या उन दोनों के बीच कोई अनकहा रहस्य था? लेखक नायिका भी भ्रमित थी। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि हेड्स अचानक क्या बकवास कर रहा था। आखिरकार वह 6 साल बाद उस नीच राजकुमार द्वारा मारे जाने की बात नहीं बता सकती थी। इसी कारण से हेड्स ने अपनी योजना बदलने और नायिका को यहीं रोकने का फैसला किया। लेकिन नायिका कैसे सहमत हो सकती थी? उसने कहा कि वह हेड्स के साथ ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो। इस दृश्य ने कामिला और जिक को अवाक कर दिया। यह क्या समय था, और वे अभी भी प्यार का प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तुरंत दोनों को टोक दिया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें दोस्ताना व्यवहार बनाए रखना है। और नायिका को असहज देखकर हेड्स ने नायिका को बताया कि वास्तव में एक और तरीका था, लेकिन यह नायिका के लिए थोड़ा क्रूर था। लेखक नायिका ने भी ज्यादा परवाह नहीं की। उसने दृढ़ता से कहा कि हेड्स चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करे, वह गुस्सा नहीं होगी। इसलिए नायिका के बार बार आश्वासन के तहत हेड्स ने नायिका को पहले अपने बारे में सोचने के लिए कहा। फिर जब वह भ्रमित थी, उसने उसे सीधे उठा लिया और उसे चूम लिया। इसने कामिला और जिक को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक देश का सम्राट एक छोटी लड़की के साथ ऐसा करेगा। लेखक हेड्स को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार यह प्यार का प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका था, और नायिका ने हालांकि कहा था कि वह गुस्सा नहीं होगी, लेकिन पहली बार उसका चुंबन छीन लिया जाना। हेड्स को तुरंत एक थप्पड़ का निशान मिला, और नीच राजकुमार से मिलने पर राजकुमार ने तुरंत नायिका से कुछ सवाल पूछने चाहे, लेकिन नायिका ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसके पास उससे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह देखकर हेड्स ने भी तुरंत स्थिति को संभाला और कहा कि उसने अभी अभी नायिका से झगड़ा किया था, इसलिए उसका मूड थोड़ा खराब था। हालांकि यह राजकुमार की भी कुछ गलती थी। आखिरकार
यह उसकी गलती थी कि उसने अचानक एक पत्र भेजा जिसमें नायिका को वापस देश लाने के लिए कहा गया था, जिसके कारण वह नायिका से पूछताछ करने के लिए अत्यधिक दौड़ पड़ा और परिणाम स्वरूप उसे न केवल एक थप्पड़ मिला बल्कि उसे यह भी संदेह हुआ कि क्या वह उसके प्यार पर विश्वास नहीं करता था। यह सुनकर नायिका आखिरकार समझ गई कि हेड्स उसे क्यों गुस्सा दिलाना चाहता था। हालांकि उसे अभी भी बहुत असहज महसूस हो रहा था और राजकुमार ने भी कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन सम्राट एक महिला के सामने झुक जाएगा, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सका। हालांकि बहकावे की गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन राजकुमार अभी भी अड़ा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उन दोनों के बीच शादी पहले ही तय हो चुकी थी। उसकी मंगेतर बनना केवल समय की बात थी। अब नायिका ड्रैगन सम्राट के लिए क्यों अपने परिवार और गृहनगर को छोड़ना चाहती थी। नायिका निश्चित रूप से उसे भविष्य की बातें नहीं बता सकती थी और हाल ही में एक साथ रहने के बाद वह अच्छी तरह जानती थी कि इस समय हेड्स को उसकी अधिक आवश्यकता थी। लेखक राजकुमार ने कहा कि वह समझ गया। संक्षेप में इसका मतलब है कि ड्रैगन सम्राट को नायिका की आवश्यकता नहीं है ना? फिर राजकुमार ने ड्रैगन सम्राट की शादी की शर्तें बताईं। 14 साल से कम उम्र की महिला होने के अलावा उसके पास जादू भी होना चाहिए और ड्रैगन भगवान के अस्तित्व को देख पाने में सक्षम होना चाहिए और इस तरह की शर्तें। यह सब केवल अपने शाप को रोकने के लिए था। तो दूसरी तरफ से कहें तो क्या यह सिर्फ नायिका को बनाने के बारे में है, ड्रैगन सम्राट के शाप को रोकने में असमर्थ। उसी समय उसने ड्यूक के विद्रोह के बारे में भी सुना। वह अच्छी तरह जानता था कि ड्रैगन सम्राट ने ड्यूक को मौत के घाट नहीं उतारा था। यह लोगों को विश्वास दिलाने के लिए था कि वह शापित सम्राट नहीं है। लेकिन अगर ड्यूक अभी भी गलती से मर जाता है तो क्या होगा? हालांकि जैसे ही उसने बात खत्म की, हेड्स को अपने अधीनस्थ से एक आपातकालीन रिपोर्ट मिली। वह यह था कि ड्यूक बेल ने जेल में खुद को फांसी लगा ली थी। फिर कैमिला ने नायिका को विस्तृत जानकारी दी और सोफिया भी शव की पुष्टि करने गई थी। अब शहर में अफवाहें फैल रही हैं कि यह सब ड्रैगन सम्राट का शाप है। नायिका जानती थी कि यह सब उस कमीने राजकुमार का काम है। ड्यूक बेल की मौत का फायदा उठाकर उसे शापित ड्रैगन सम्राट को दंडित करने का बहाना मिल गया। आखिरकार उसके भविष्य में वह इसी तरह से मर गई थी। इस समय कैमिला ने अचानक नायिका को बताया कि देवी की किंवदंती का दूसरा भाग भी है। उस समय जादू की ढाल ने सम्राट देवी के शाप को रोक दिया था। देवी को इस बात पर गुस्सा आया। वह जानती थी कि उसके असली रूप को ढाल द्वारा बाहर रखा जाएगा, तो उसने खुद को एक काली भाले में बदल लिया और किसी को उसे अंदर लाने दिया। नायिका जानती थी शाही युग से पवित्र भाला। यह सुनकर जिग्बी बहुत हैरान था। उसने सोचा था कि यह कहानी ड्रैगन सम्राट की स्वर्गीय तलवार की तरह है, बस एक सामान्य किंवदंती। फिर कैमिला मुख्य विषय पर लौट आई, यह कहते हुए कि काला भाला अंततः समुद्र पार कर गया और सफलतापूर्वक ड्रैगन गॉड साम्राज्य में प्रवेश कर गया और जादू साम्राज्य के लोग ने उस समय के ड्रैगन सम्राट और महारानी को काला भाला भेंट किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से काले भाले ने खुद ही ड्रैगन महारानी को छेद दिया। ड्रैगन महारानी को एहसास हुआ कि काला भाला ही देवी है, तो उसने अपनी जान की कीमत पर देवी को अपनी छाया में फंसा लिया। उसके बाद जादू की ढाल पूरी तरह से गायब हो गई और देवी फिर कभी मानव रूप में वापस नहीं आ सकी। सम्राट पर शाप भी इसी तरह से गायब हो गया। इस समय सोफिया जेल से वापस आ गई। उसने अचानक अपने हाथ में एक काला भाला पकड़ा हुआ था। इस समय हेड्स अचानक प्रकट हुआ। उसे सोफिया को मारने की तैयारी करते हुए देखा। नायिका ने जल्दी से सोफिया को खींच लिया और हेड्स को बताया कि सोफिया पर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। हेड्स यह अच्छी तरह जानता था और वह अब उन सभी को एक साथ मारने की तैयारी कर रही थी। यह सुनकर सोफिया, जिस पर कब्जा हो गया था, हेड्स पर चिल्लाने लगी कि वह उस एकमात्र व्यक्ति को मारना चाहता है जो उससे प्यार कर सकता है। बात करते करते असली काला भाला फिर से सक्रिय हो गया, सीधे नायिका की ओर बढ़ रहा था। हालांकि सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में हेड्स ने फिर से नायिका को डरा दिया। फिर काला भाला एक मानव आकृति में बदल गया, यह कहते हुए कि वह ड्रैगन सम्राट की एकमात्र है। नायिका इससे खुश नहीं थी। उसने सीधे काली छाया को अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। बाद में हेड्स नायिका से असंतुष्ट था कि उसने अभी उसे क्यों रोका। आखिरकार वह महिला बहुत चालाक थी। शायद अभी भी उसका एक हिस्सा बचा हुआ है सोफिया के शरीर में, इसलिए वह चाहता था कि नायिका तुरंत सोफिया को सौंप दे। लेकिन नायिका ने सोफिया की रक्षा करने पर जोर दिया और उस काली छाया पर बहुत गुस्सा थी कि उसने खुद को ड्रैगन महारानी कहने की हिम्मत की और वह खुद सिर्फ एक नकली थी। आपको पता होना चाहिए कि वह ड्रैगन महारानी के दायरे की असली महारानी थी। यह सुनकर हेड्स नायिका का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर बेवफाई का आरोप लगाया जाएगा और यह भी उन लोगों के मुंह से निकला है जो असल में उससे प्यार नहीं करते। यह बात सुनते ही नायिका तुरंत अवाक रह गई और विरोध में कुछ न कह सकी। इसके तुरंत बाद हेड्स ने आदेश दिया, शहर की सभी महिलाओं को महल में इकट्ठा किया जाए, खासकर 14 साल से ऊपर की महिलाएं जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, उन्हें दंडित किया जाएगा। यदि कोई विरोध करता है तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। इतने कठोर उपाय जिससे नायिका को चिंता हुई कि इससे जनता का आक्रोश भड़क सकता है। लेकिन हेड्स को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। आखिरकार
एक बार जब शैडो को उपयुक्त पात्र मिल गया तो डर था कि पूरा शहर विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। यह सुनकर नायिका को अंततः बोध हुआ कि वह अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकती। यह 14 साल की उम्र में जागृत हुई शक्ति थी और ड्रैगन गॉड को केवल 14 साल से कम उम्र की दुल्हन चाहिए थी। यह रोध की वजह से नहीं था बल्कि इस उम्र के लोगों के कारण था जो देवी के पात्र के रूप में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। इसके बाद हेड्स ने सोफिया को आदेश दिया उसे अपनी सीमा में ले जाकर कड़ी निगरानी में रखा जाए, लेकिन जाते समय उसने स्वयं से कहा कि वह स्वेच्छा से अपनी पत्नी के लिए एक कदम उठाएगा। एक बार जब वह अपनी बात कह चुका तो नायिका ने ड्रैगन गॉड और देवी की किंवदंतियों के बारे में नहीं सोचा था। यह सच था और आज वह दो देवताओं के बीच फंसी हुई है। जैसे ही उसने सोचा कि हेड्स ने उसके लिए कितना कुछ किया है, नायिका ने हेड्स से माफी मांगने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो हेड्स उसे ढूंढने आया। दोनों को एक दूसरे को ढूंढते हुए देखकर ड्रैगन गॉड ने नायिका से हेड्स से माफी मांगने को कहा। हेड्स ने अहंकार से कहा कि उसने कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन वह डरता था कि नायिका उसे नापसंद न करे। इस समय नायिका ने हेड्स का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसने उसे अंदर ले जाकर जादू से ठीक करने का फैसला किया। लेकिन हेड्स ने उसे कहा कि वह उसके साथ इतना कोमल व्यवहार न करे। इससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नायिका ने भी शिकायत की कि वह हमेशा ऐसा ही करता है। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे नापसंद करे, लेकिन वह चाहती थी कि वह उसे पसंद करे। लेकिन वह कभी भी स्वेच्छा से उसके करीब नहीं आता था। उसने कभी उसका नाम भी एक बार नहीं पुकारा था। ड्रैगन गॉड ने कारण समझाने की कोशिश की, लेकिन हेड्स ने उसे रोक दिया। शायद यह बेहतर था। उन्हें एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए था, अन्यथा यह केवल नरक की शुरुआत होगी। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और सूचना दी कि शहर में कई जगहों पर आग लग गई है। ड्रैगन गॉड से नायिका की रक्षा करने को कहा गया और उसने पलटकर उन गार्डों को मार डाला जो उसका बुरा चाहते थे, भले ही वे केवल अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन हेड्स ने पहले ही कहा था कि उसका उद्देश्य उनकी रक्षा करना है। हालांकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह जानता था कि हिंसक निवासी उसके दिमाग को चाहते हैं, इसलिए उसने आदेश दिया कि सभी को बिना किसी पछतावे के पहले आग बुझानी चाहिए, अन्य समस्याओं को वह स्वयं संभाल लेगा। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित प्रतिबंध है। माफ करना, तितली। हालांकि हेड्स ने नायिका को सीमा से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन नायिका ने अपने पिछले जीवन की यादों के माध्यम से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह मानव राजा की योजना थी। इसलिए उसने तुरंत कायरा और जीक को तैयारी करने के लिए भेजा। और अगर ऐसा न हो, जब कुछ लोग नायिका द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आग लगने की जगह बिल्कुल उसी तरह थी जैसे ड्यूक की पिछली योजना थी और लोगों का एक समूह ड्रैगन गॉड को उकसा रहा था। जल्द ही उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ काले कपड़े पहने लोग तेजी से भाग रहे हैं। ध्यान से देखने पर ड्यूक, जिसे मर जाना चाहिए था, भी वहां था और सबसे आगे मानव राजा था। स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी योजना पूरी कर ली थी और भागने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर ड्रैगन गॉड ने नायिका से कहा कि चिंता न करे, क्योंकि अगर हेड्स ने हाथ उठाया तो वह इस शहर को पल भर में राख कर सकता है। बेशक अगर ऐसा किया गया तो वह रब से कहीं अधिक अकेली हो जाएगी। फिर ड्रैगन गॉड ने नायिका को बताया कि आज प्रकट हुआ काला जादू देवी की आत्मा का ही एक हिस्सा है, इसलिए उसे खुद को पुनर्जीवित करने के लिए 14 साल की महिला की आवश्यकता है। भले ही पात्र उपयुक्त न हो, वह फिर भी उस पर नियंत्रण कर सकती है। और सोफिया बाद वाले में से एक थी। जहाँ तक नायिका का सवाल है, वह हेड्स की सुरक्षा के लिए प्यार की एक जादुई ढाल थी, क्योंकि प्रेम की देवी क्रेटोस एक बार किसी से प्यार कर लेती है तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पागल हो जाती है और उसका लक्ष्य ड्रैगन सम्राट से शादी करना था। नायिका ने कहा, क्या ड्रैगन भगवान और देवी की शादी करवा देने से सब ठीक नहीं हो जाएगा? इस पर ड्रैगन भगवान ने असहमति व्यक्त की, क्योंकि देवी का लक्ष्य हेड्स था, जो उसका पुनर्जन्म था, और वह ड्रैगन सम्राट की रक्षक के रूप में हेड्स को किसी अन्य हथियार से शादी करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। इसके अलावा भले ही हेड्स और ब्लैक गन की शादी हो जाती, देवी के विकृत व्यक्तित्व के कारण वह पूर्व पत्नी के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करती। यह सुनकर नायिका और भी भ्रमित हो गई। अगर वह हेड्स की जादुई ढाल थी तो उसे अब क्यों बंद कर दिया गया था? आखिरकार अगर ब्लैक गन उसके शरीर में प्रवेश कर जाती और फिर किंवदंती के अनुसार खुद को स्वर्ग की तलवार से मार देती तो क्या सब कुछ पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता? इस पर ड्रैगन भगवान ने नायिका के जवाब की पुष्टि की। उसी समय वह अपने असली रूप में वापस आ गई। पता चला कि ड्रैगन भगवान ही किंवदंती की स्वर्ग की तलवार थी, जो नायिका को मारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। जहाँ तक अब नायिका की रक्षा करने का सवाल है, जवाब भी बहुत स्पष्ट था। वह यह था कि हेड्स को वास्तव में नायिका से प्यार हो गया था। हालांकि शुरुआत में वह नायिका का उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन बाद में एक साथ रहने के बाद हेड्स को पता चला कि उसे वास्तव में नायिका से प्यार हो गया था। इसलिए वह नायिका की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर तैयार था। यह सुनकर नायिका ने भी अपना मन बना लिया, चूँकि केवल स्वर्ग की तलवार ही देवी को हरा
सकती थी, तो क्या उसे स्वर्ग की तलवार का उपयोग करके देवी को हराना ठीक नहीं होगा? नायिका के शब्दों पर ड्रैगन भगवान को लगा कि वह बकवास कर रही है, लेकिन नायिका ने उसे बताया कि वह भविष्य देख सकती है। इस घटना के कारण हेड्स ने बेल महल को राख में बदल दिया था, जिसके कारण उसके भाई और दुष्ट राजकुमार को साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक साथ हाथ मिलाने का बहाना मिल गया और हेड्स ने अपने लोगों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हत्याएं की, लेकिन बदले में उसे अपने लोगों की गपशप और अलगाव मिला। अब उसे इस भविष्य को बदलने का अवसर मिला था, इसलिए नायिका ने ड्रैगन भगवान से अपनी मदद करने की विनती की। बेशक अगर योजना विफल हो जाती तो वह ड्रैगन भगवान को अपनी जान देने को तैयार थी, ताकि वह और देवी एक साथ मर सकें। इस क्षण नायिका का क्रोध चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि हेड्स बार बार कहता था कि वह अपनी रक्षा करेगा, लेकिन उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। लेकिन फिर भी नायिका प्यार में पड़ गई थी। हालांकि उसे यह भी नहीं पता था कि हेड्स क्या वह एक ऐसा आदमी था जिससे उसे प्यार करना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरह से वह अब उस व्यक्ति को बचाने जा रही थी जिसे वह प्यार करती थी। यह कहकर नायिका ने अपनी तलवार से बंधन को तोड़ दिया। उसी समय दूसरी तरफ हेड्स को अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। बचपन से ही उसे लगता था कि वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों से थोड़ा अलग था। इस पर ड्रैगन भगवान ने उससे माफी मांगी, क्योंकि हेड्स उसका पुनर्जन्म था, इसलिए उसे अपने द्वारा लाए गए बोझ को भी सहन करना पड़ा। हालांकि हेड्स ने ड्रैगन भगवान को दोष नहीं दिया। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि यह सब देवी के अभिशाप के कारण था, जिसके कारण उसके प्रियजन एक एक करके गायब हो गए। तो अभिशाप को हल करने के लिए उसने एक अच्छा सम्राट बनने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि वह सभी की रक्षा कर सके और देवी द्वारा नुकसान न पहुंचाया जा सके। लेकिन अब उसके अपने लोग इस सम्राट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लोगों की निंदा के बीच हेड्स का आंतरिक मन डगमगाने लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि हर कोई उसके बड़े भाई की तरह था, जो वास्तव में उससे नफरत करता था और यहाँ तक कि उसे जीवित भी नहीं देखना चाहता था। यह सब सोचते हुए हेड्स और भी भ्रमित हो गया। क्या यह रुकने का समय था? भविष्य के लिए सुंदर कल्पनाओं का? क्या यह सब अपने हाथों से नष्ट करने का समय था? इस मामले में जब वह यहाँ पहुँचा, हेड्स ने उसे बस इतना कहा कि वह ले जाए सभी सैनिकों को बंदरगाह पर वापस ले जाए। अगले मामले को वह अकेले संभालेगा। हालांकि जब हेड्स ये तय करने में उलझा हुआ था कि क्या करना है, अचानक घंटी की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। यह पता चला कि नायिका यहाँ आ गई थी। उसने घंटी की आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे आकाश तलवार उठाते हुए देखा गया और फिर उसने जोर से घोषणा करना शुरू कर दिया कि वह हेड्स की असली पत्नी है और देवी को शाप देना बंद करने के लिए कहा, अन्य महिलाओं और शहरों को जलाने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे ड्रैगन राजकुमारी को चुनौती दें। यह सुनकर हेड्स मौके पर ही स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नायिका ने उसे बचाने के लिए कहा था और उसे खुश महसूस कराना सब सच था, और नायिका ने जानबूझकर देवी को जोर से उकसाया। यह सब लोगों को यह बताने के लिए था कि आग और शाप सब देवी का काम था। दूसरी ओर कामिला ड्यूक बेल का पीछा कर रही थी और काली बंदूक ने भी नायिका की चुनौती को महसूस किया। सीधे केबिन से बाहर निकलकर दूर उड़ गई। इस समय हेड्स को होश आया और उसने ड्रैगन गॉड और नायिका से पूछा कि वे यहाँ क्यों थे। नायिका ने उसे चुप रहने और बहस न करने के लिए कहा। वह बाद में उसे पीटेगी। अगर वह पिटना नहीं चाहता है तो उसे वह करना चाहिए जो एक सम्राट को करना चाहिए। जहाँ तक देवी की बात है, उसे यह उस पर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, काली बंदूक नायिका पर बहुत तेजी से हमला करने आई। हालांकि काली बंदूक का हमला बहुत भयंकर था, फिर भी नायिका ने एक एक करके उनका सामना किया। लेकिन अगले ही पल काली बंदूक अनगिनत में विभाजित हो गई। लेकिन उसका लक्ष्य नायिका नहीं बल्कि आम नागरिक थे। यह देखकर नायिका ने तुरंत एक बड़े पैमाने पर सुरक्षा क्षेत्र फैलाया। हालांकि संख्या वास्तव में बहुत अधिक थी। जैसे ही नायिका लगभग हार मानने वाली थी, हेड्स ने भी अपना क्षेत्र फैलाया। जैसे ही काली बंदूकें संपर्क में आई, वे सभी राख में बदल गईं और नायिका ने शेष काली बंदूकों का सामना करना जारी रखा। हालांकि वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि जीतने के लिए उसे मुख्य शरीर को खोजना होगा, तो उसने निर्णायक रूप से आकाश तलवार फेंक दी और फिर जोर से चिल्लाया कि देवी एक एक करके चुनौती देने के लिए बाहर आए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि देवी, जिसकी लोग हमेशा पूजा करते थे, आत्मसम्मान पहाड़ों से भी ऊंचा था। इसलिए दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार जाल में फंस जाएगा। और यह सच भी निकला। अनगिनत काली बंदूकें तुरंत एक में विलीन हो गईं। यह सुनकर नायिका तुरंत समझ गई कि उस समय को पीछे करने वाली देवी क्रेटोस थी। लेकिन भले ही वही दृश्य फिर से दिखाई दे, वह निश्चित रूप से उस समय की गलतियों को नहीं दोहराएगी। आखिरकार अब वह उस समय की भोली भाली लड़की नहीं थी, बल्कि हेड्स की ड्रैगन राजकुमारी थी। यह कहते हुए उसने काली बंदूक उठाई और फिर एक लात से उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी किसी और के पति को निशाना न बनाए, और फिर उसे जोर से बाहर फेंक दिया। हालांकि उसने देवी को सफलतापूर्वक हल कर लिया था, लेकिन नायिका भी बहुत अधिक जादुई शक्ति खर्च करने के कारण लगभग बेहोश हो गई थी। लेकिन तभी एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दुष्ट राजकुमार था। उसने कहा कि वह नायिका को वापस ले जाएगा। शायद उसकी बहन भी नायिका को स्वीकार कर लेगी। इस समय
कामिला और जिल ठीक समय पर पहुंचे। नायिका को उनकी बहुत परवाह करते हुए देखकर दुष्ट राजकुमार ने नायिका को धमकी देने के लिए उनके जीवन का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि हेड्स ने समय पर हस्तक्षेप किया और नायिका को दुष्ट राजकुमार के हाथों से सफलतापूर्वक बचाया। लेकिन तलवार पहले ही उसके चेहरे पर थी। दुष्ट राजकुमार अभी भी घमंडी था और हेड्स से पूछा कि क्या वह ऐसा करके अपने देश के साथ युद्ध की घोषणा करना चाहता है। यह सुनकर हेड्स ने केवल व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि उसे उम्मीद है कि जब वह और नायिका बाद में शादी करेंगे तो दुष्ट राजकुमार उस टूटी हुई बंदूक को साथ लाएगा। यह कहने के बाद उसने दुष्ट राजकुमार को जादू से लपेट लिया और फिर बड़ी तलवार उठाकर उसे वापस उसके घर भेज दिया। सब कुछ शांत होने के बाद लोगों ने भी हेड्स के बारे में अपनी राय बदल दी थी और हेड्स ने तो नायिका के सामने घुटने टेक दिए। हेड्स की घोषणा सुनकर नायिका बहुत खुश हुई। जब वह उत्तर देने ही वाली थी उसे अचानक याद आया कि सामने वाला केवल उसका इस्तेमाल करना चाहता था। तब नायिका को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने अनिच्छा से कहा, असल में मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। यह सुनते ही हेड्स का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने नायिका की बात बिल्कुल नहीं सुनी कि असल में वह भी उसे पसंद करने लगी थी। जब शाम हुई, जागने पर हेड्स ने, भले ही वह बेहोश था, नायिका की स्वीकारोक्ति सुनी, लेकिन अब वह चाहता था कि नायिका उसे खुद अपने मुंह से फिर से कहे। शर्मीली नायिका ने निश्चित रूप से जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने कहा कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह दिन में केवल 3 बार ही स्वीकारोक्ति की बातें कहेगी। लेकिन जैसे ही नायिका ने झिझकते हुए 8वें शब्द को कहा, जिल तुम बहुत प्यारी हो, नायिका को पसंद करने वाला कैसे हार सकता है? सचमुच तुम दोनों अभी काफी नहीं हो। इसके बाद दोनों ड्यूक बेल के क्षेत्र में कुछ समय के लिए आराम करने लगे। इस दौरान हेड्स ने देखा कि नायिका ने एक छोटे पांडा को पसंद किया। भले ही नायिका ने बार बार मना किया और कहा कि उसके पास इसे रखने की योग्यता नहीं है, फिर भी हेड्स ने चुपके से छोटा पांडा खरीद लिया और उसे अपने जैसा बनाकर नायिका को भेज दिया। आखिरकार राजधानी लौटने के बाद हो सकता है कि उसके पास नायिका का ध्यान रखने का समय न हो, इसलिए वह चाहता था कि यह हेड्स पांडा उसकी जगह नायिका के साथ सोए। अगले दिन सुबह हेड्स के बड़े भाई ने उसे वापस ले जाने के लिए एक उड़ने वाला ड्रैगन भेजा। इस समय ड्रैगन गॉड रवि बाहर आया। उड़ने वाले ड्रैगन रवि के सामने झुक गए। यह दृश्य देखकर नायिका को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि केवल हेड्स और वह ही रवि को देख सकते हैं? लेकिन रवि ने उसे बताया, जो मुझे नहीं देख सकते वे केवल मनुष्य हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। यह वैसा ही है जैसे नायिका द्वारा हाल ही में पाला गया लड़ाकू मुर्गा उसे देख सकता है। इसके बाद सोफिया कामिला और क्रेटोस को ले आई और हेड्स ने सोफिया को कार्यवाहक रानी नियुक्त किया। फिर वह कुछ लोगों के साथ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सभी अंततः शाही राजधानी लाहेम पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचने वाले थे, अचानक आकाश में कई जादुई श्रृंखलाएं प्रकट हो गईं और उन्होंने पागलपन से जादुई हमले करना शुरू कर दिया। यह देखकर नायिका झपटी और स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने अनुमान लगाया था। दुश्मन का लक्ष्य केवल सम्राट हेड्स था। कामिला और क्रेटोस को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया था, इसलिए नायिका ने अपनी छोटी तलवार निकाली। जादुई चक्र को 2 भागों में विभाजित करें और ठीक उसी समय हेड्स के चाचा अचानक प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी बचाव के नायिका पर एक तलवार से वार किया। तत्काल नायिका के हाथों से बहुत सारी जादुई शक्ति निकली, लेकिन जैसे ही दुश्मन ने वार करने की तैयारी की, ठीक उस महत्वपूर्ण क्षण में हेड्स ने नायिका को बचाने के लिए अपना कवच उतार दिया। दुश्मन ने बिना किसी दया के घातक वार किया। हेड्स ने नायिका को कसकर पकड़ा और उसे हवा से नीचे गिरा दिया, लेकिन नायिका की चिंता का सामना करते हुए हेड्स के सिर से बहुत खून बहने लगा। उसने पहले की तरह ही कहा कि उसकी चोटें गंभीर नहीं हैं। इस समय उसके शाही चाचा आ गए। उन्होंने इस तलवार के बारे में नहीं सोचा था। यह केवल हेड्स की जादुई शक्ति को सील कर देती है और उसे मारती नहीं है। ऐसा लगता है कि हेड्स वास्तव में किंवदंती जैसा है, एक पूर्ण राक्षस। लेकिन इस समय हेड्स अधिक चिंतित था। दुश्मन के हाथ में काली तलवार के बारे में शाही चाचा ने कहा कि वह अपने हाथ में जो पकड़े हुए है वह दिव्य तलवार है। यह वास्तव में कीमती दिव्य तलवार है, न कि हेड्स के हाथ में मौजूद नकली की तरह। यह नकली पहले था, इसीलिए हेड्स के बड़े भाई ने उसे गलत समझा कि हेड्स ही असली सम्राट है। फिर उसने असली दिव्य तलवार उठाई और हेड्स को सिंहासन के लिए उसकी साजिश के बारे में बताया। जल्द ही उसे दुनिया को सूचित किया जाएगा। यह कहकर उसने फिर से जादुई हमला शुरू कर दिया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में रवि ने उन्हें टेलीपोर्ट करके बचा लिया, लेकिन खुद भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई, इसलिए उसे फिर से कुछ समय के लिए आराम करना होगा। इसलिए हेड्स को नायिका को सौंपने के बाद वह गायब हो गया। हालांकि हेड्स और नायिका की जादुई शक्ति सील कर दी गई थी, किंतु उन्हें शत्रुओं के आने की चिंता नहीं थी, क्योंकि यह हेड्स का गुप्त आश्रय था
और पास में एक ड्रैगन का घोंसला भी था। वह ड्रैगन के अंडों के सेने का स्थान था, किंतु जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करता उसे उड़ने वाले ड्रैगन गार्ड्स द्वारा मार दिया जाता। इस समय नायिका अपने हाथ में गायब हुई ड्रैगन रिंग को देख रही थी। उसे बहुत चिंता थी कि उसका जाना हुआ भविष्य फिर से सच हो जाएगा। आखिरकार पहले जादुई शक्ति का अवरोध कुछ घंटों तक ही रहता था, किंतु इस बार यह पिछले जीवन की तरह ही विकसित हुआ। पिछले सम्राट का छोटा भाई लगातार लोगों का क्रूरता से ब्रेन वॉश कर रहा था। उसने न केवल हेड्स को एक नकली सम्राट घोषित किया, बल्कि एक सेना भी बनाई और विद्रोह शुरू कर दिया। और इस संघर्ष को बाद में नकली सम्राट का विद्रोह कहा गया। यह सोचकर नायिका को बहुत बुरा लगा। अगर उस समय उसने और सावधानी से काम किया होता तो हेड्स की जादुई शक्ति अवरुद्ध नहीं होती। आत्मनिंदा में डूबी नायिका के सामने हेड्स ने उसे बताया कि उसका कार्य सही था। आखिरकार दूसरे पक्ष का लक्ष्य वह खुद था, इसलिए इसका नायिका से कोई लेना देना नहीं था। बस उसे केवल दूसरे पक्ष के हथियार की चिंता थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष को यह कहां से मिला। किंतु इस समय हेड्स के पास एक और महत्वपूर्ण काम था। उसने नायिका को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उससे माफी मांगी। यह सब उसकी अपनी कमजोरी के कारण था कि वह उसे खतरे में डाल गया। इसके बाद सभी ने वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। आज वे जिस स्थान पर थे वह क्रेटोस से सटा हुआ एक राज्य था। यहाँ का शासक शाही परिवार के 3 प्रमुख कुलों में से एक था, किंतु जब पहले सत्ता संघर्ष हुए थे तो उन्होंने आमतौर पर तटस्थ रुख अपनाया था। बस यहाँ का राजकुमार हेड्स के जन्मदिन पर मर गया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह हेड्स का अभिशाप है, इसलिए उनसे मदद की उम्मीद करना शायद संभव नहीं था। अब इस असहाय स्थिति का सामना करते हुए सभी निशब्द थे, किंतु हेड्स ने शांत भाव से कहा कि उसकी दिव्य तलवार आधे साल में सामान्य हो जानी चाहिए, तब उसके चाचा की तलवार अपने आप टूट जानी चाहिए। आखिरकार उसने हेड्स और नायिका की सभी जादुई शक्तियों को अवरुद्ध कर दिया था। कोई भी तलवार, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस विशाल जादुई शक्ति को लंबे समय तक दबा नहीं सकती थी। इसलिए अब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही उनका सबसे अच्छा विकल्प था। किंतु 1 महीने बाद नायिका ने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे हर दिन खेत जोतते और सब्जियां उगाते थे। अब नायिका वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि हेड्स ने कहा था कि वे मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते, किंतु अब वे कुछ भी नहीं कर रहे थे और मरने का इंतजार कर रहे थे। इसमें क्या अंतर था? किंतु कामिला और जैक का मानना था कि यह सादा और सरल जीवन अभी भी काफी अच्छा था। आखिरकार हेड्स को पूरे देश में वांछित घोषित किया गया था, यहाँ तक कि अगर वे कुछ करना चाहते थे तो उनके पास कोई तरीका नहीं था। हालांकि नायिका भी यह जानती थी, किंतु वह कुछ भी न करके नहीं रह सकती थी, क्योंकि अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हेड्स के चाचा ने 3 बहुत प्रभावशाली अधिकारियों को इकट्ठा किया था। समय आने पर वे दिव्य तलवार का अनावरण करेंगे और इस तरह हेड्स को पद से हटा देंगे। किंतु भले ही कुछ लोगों को यह बात पता थी, फिर भी उन्होंने वही रवैया बनाए रखा। आखिरकार उनके पास अब न तो पैसा था और न ही शक्ति। समय बर्बाद करने और चिंता करने के बजाय वर्तमान का आनंद लेना बेहतर था। नायिका भी वास्तव में हार मान चुकी थी। चूंकि वे कार्य नहीं करना चाहते थे तो वह खुद ही करेगी। वैसे भी अखबार में यह भी कहा गया था कि ड्रैगन राइडर्स प्रशिक्षुओं की तलाश कर रहे थे। अगर वह सफलतापूर्वक चुनी जाती है तो उसे न केवल पैसे मिलेंगे, बल्कि उसे और अधिक जानकारी भी मिलेगी। नायिका का इरादा देखकर हेड्स भी असहाय होकर सहमत हो गया। अगली सुबह नायिका परीक्षा देने के लिए शहर की ओर निकल पड़ी और उसके साथ जैक भी था। हालांकि उसने कहा कि वह ऊब गई थी, इसलिए आई थी, किंतु वास्तव में यह हेड्स की व्यवस्था थी। नायिका की रक्षा के लिए उसने जैक को उसके साथ रहने के लिए कहा। अगर वास्तव में कोई दुर्घटना होती है तो हेड्स ने जैक से कहा कि अगर आवश्यक हो तो वह खुद को सौंप दे। आखिरकार अगर वह नायिका की रक्षा कर सकती है तो उसे खुद का बलिदान करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। जल्द ही दोनों ड्रैगन राइडर परीक्षा स्थल पर पहुंच गए, किंतु एक बात बहुत अजीब थी। परीक्षा का समय आ गया था, लेकिन परीक्षक नहीं आया। इसके बजाय उसने सभी को चुपचाप इंतजार करने के लिए कहा। तभी ऊंची मीनार पर घंटी बजी। एक उड़ने वाला ड्रैगन भी उसी समय अचानक प्रकट हुआ और उसने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जब सभी भाग रहे थे, नायिका ने हथियार उठाकर ड्रैगन का सामना करने का फैसला किया। लेकिन जब नायिका को लगा कि ड्रैगन उसे जानलेवा हमला करेगा, ड्रैगन ने अपनी हरकत रोक दी। तभी एक ड्रैगन नाइट प्रकट हुआ और उसने परीक्षण को रोक दिया। यह गड़बड़ी वास्तव में ड्रैगन नाइट का परीक्षण था और वह टूटा हुआ फव्वारा वैसे भी जल्द ही उसे ध्वस्त किया जाना था और ड्रैगन ने बस ड्रैगन नाइट के निर्देशों का पालन किया था। अंत में नायिका और जीक ने परीक्षा पास कर ली, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि ड्रैगन को रोकने वाला वास्तव में हेड्स था, जो दूर से चुपचाप देख रहा था। और हेड्स ने हस्तक्षेप क्यों किया? वह इसलिए था क्योंकि नायिका के शरीर में ड्रैगन की सबसे घृणित देवी की शक्ति थी और यह घृणा आत्मा में गहराई तक समाई हुई थी। इसलिए केवल परीक्षक ड्रैगन को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। यह सुनकर कैमिला को अचानक एहसास हुआ कि हेड्स
ड्रैगन सम्राट के रूप में क्या वह बस अपनी इच्छा से सभी ड्रैगन को राजधानी को वापस जीतने में मदद करने के लिए बुला सकती है? इस पर हेड्स ने पुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन इस समय वह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इस चाल का उपयोग करने से रवि की दिव्यता कमजोर हो जाएगी और तब साम्राज्य की उसकी सुरक्षा भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए यह चाल केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी ओर ड्रैगन नाइट के अधिकारी भी नायिका का स्वागत करने आए और वह रवि साम्राज्य की पहली राजकुमारी थी। हेड्स की बहन के रूप में नायिका ने पिछले जीवन में उससे बातचीत की थी। उस समय वह नायिका की बंदी थी और जब उसने सुना कि हेड्स उसे बचाने आ रहा है, उसने अपने भाई की सुरक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। भले ही नायिका ने उसे समझाया कि वे उसकी जान नहीं लेंगे, फिर भी उसने दृढ़ता से अपना जीवन समाप्त कर लिया। अगले कुछ समय में हेड्स हर दिन नायिका के लिए प्यार भरा भोजन तैयार करता था, लेकिन जब वह जाने वाली थी, नायिका हमेशा युद्ध मशीन को याद दिलाती थी कि हेड्स के खेत से चोरी करके नहीं खाना चाहिए। जल्द ही नायिका और जीक शहर लौट आए, क्योंकि आज उनका ड्रैगन नाइट स्क्वाड्रन में आधिकारिक रूप से शामिल होने का पहला दिन था। इसलिए एलिसिया ने सभी नए लोगों के लिए ड्रैगन की सांस में एक परीक्षण तैयार किया और परीक्षण की सामग्री भी बहुत सरल थी। वह उसके ड्रैगन रोजा के साथ बातचीत करना था। आखिरकार एक योग्य ड्रैगन नाइट बनने के लिए ड्रैगन के साथ बातचीत करना सबसे बुनियादी बात है। इसके बाद एलिसिया ने सभी को रोजा के साथ आमने सामने बातचीत करने के लिए कहा। यदि रोजा प्रतिक्रिया देती है तो परीक्षण पास हो जाएगा। नियमों को समझाने के बाद एलिसिया ने ड्रैगन के स्तरों को समझाना शुरू किया। सबसे सरल तरीका उनके तराजू के रंग से न्याय करना है। कुल 8 रंग के ड्रैगन हैं, ऊपर से नीचे तक सफेद, काला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ग्रे हैं। यदि 2 ड्रैगन के रंग समान हैं, तो उन्हें आंखों के रंग से अलग किया जाएगा। सबसे ऊपर का स्थान सुनहरा है, सबसे निचला स्थान सामान्य काला है। अब ब्लैक गोल्ड ड्रैगन को छोड़कर दुनिया में सबसे उच्च स्थान पर केवल ड्रैगन गॉड रवि है। यदि सफेद रवि ड्रैगन का देवता है, तो ब्लैक गोल्ड ड्रैगन ड्रैगन का राजा है। हालांकि आजकल ब्लैक गोल्ड ड्रैगन लगभग न के बराबर है, इसलिए एलिसिया का ड्रैगन रोजा कहा जा सकता है कि वर्तमान में ड्रैगन में सबसे उच्च स्तर का ड्रैगन है। जहां तक उनके ड्रैगन नाइट्स के स्तर का सवाल है, उन्हें भी ड्रैगन के रंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। नायिका और अन्य नए प्रशिक्षुओं के रूप में उनकी बाहों पर नीले रंग का ताबीज है, जो ड्रैगन के रंग से संबंधित नहीं है। हालांकि उन्हें अब सबसे उच्च स्तर के रोजा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर रोजा प्रतिक्रिया देती है तो उन्हें पदोन्नति पाठ्यक्रम का इनाम मिलेगा। जहाँ तक प्रतिक्रिया न मिलने का सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे निचले स्तर के ग्रे ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन भी रास्ते में हैं। यह सुनकर सभी बहुत उत्सुक हो गए। हम हालांकि उसे रोजा की उपहास भरी सांस मिली, लेकिन किसी भी तरह से यह एक अच्छा शगुन है। हालांकि जीक को पुष्टि मिली। उसके बाद मंच पर आए सभी लोगों को रोजा ने नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही नायिका की बारी आई, लेकिन जैसे ही नायिका घुटनों के बल बैठी, रोजा ने अचानक हमला कर दिया। तलवार ने एलिस को मारा, जो तुरंत रोजा को शांत करने के लिए आगे बढ़ी और साथ ही जिल को नायिका को दूर ले जाने के लिए कहा। हालांकि नायिका समय रहते बच निकली, फिर भी उसे एक घाव लग गया। इससे नायिका बहुत भ्रमित हो गई। वह ड्रैगन की दुल्हन होने के बावजूद ड्रैगन द्वारा क्यों नापसंद की गई। समय बीतता गया और शाम हो गई। हेड्स ने नायिका को उदास चेहरे के साथ कमरे में लौटते देखा, तो वह तुरंत उसके पीछे चला गया और उसने जिल से पूरी बात भी सुनी थी। फिर हेड्स ने कहा कि उसने रवि से बात की है। उन्होंने उस उड़ने वाले ड्रैगन को केवल एक विकल्प देने का फैसला किया। वह उसे मारकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाना था। हालांकि यह सब हेड्स का एक तरफा फैसला था। रवि ने कभी सहमति नहीं दी थी। आखिरकार रोजा किसी भी तरह उसका अपना बच्चा था, लेकिन हेड्स को इन बातों की परवाह नहीं थी। उस मूर्ख ने न केवल अपनी नई दुल्हन को धमकाने की हिम्मत की, बल्कि नायिका को उसके द्वारा बनाए गए प्रेम भोजन को खाने से भी रोका। इसलिए उसके लिए मोक्ष का एकमात्र तरीका एक स्वादिष्ट व्यंजन में बदलना था। हेड्स को अपने अंदर के रवि से बहस करते देख नायिका का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हेड्स उसके लिए इतना गुस्सा होगा, तो उसने हेड्स को रोक लिया। और हेड्स द्वारा बनाया गया भोजन खाने के बाद शांत हुई नायिका ने भी एक फैसला किया। वह एक सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन प्राप्त करना चाहती थी। यह सुनकर हेड्स भी बहुत हैरान हुआ। आखिरकार उसने भी इस रंग का ड्रैगन कभी नहीं देखा था। लेकिन अंदर के रवि ने नायिका से पूछा कि वह काला ड्रैगन क्यों चाहती है, और जवाब भी बहुत सरल था, क्योंकि काले ड्रैगन का रंग हेड्स जैसा ही था। इसलिए चाहे उसे कितनी भी कोशिश करनी पड़े, उसे काले ड्रैगन की सवारी करनी ही होगी। यह कहकर नायिका कमरे से निकल गई। हेड्स को कमरे में अकेला शर्मिंदा छोड़ गई। अगले दिन सुबह नायिका को सड़कों पर गश्त करने के लिए भेजा गया। उसका क्षेत्र फव्वारा चौक के पास था।
जिसे पिछली बार नष्ट कर दिया गया था। जल्द ही नायिका ने निर्देशों के अनुसार नीले रंग का बैज पहने अपने टीम के साथी को ढूंढ लिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद नायिका ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे यहाँ मिलेगी। पिछले जीवन में उस समय लॉरेंस नायिका की टीम में सबसे उत्कृष्ट डिप्टी था। उसकी बुद्धिमत्ता और विस्तृत कमांड ने नायिका को एलिस के ड्रैगन नाइट्स को हराने में मदद की थी। हालांकि इस समय लॉरेंस को निश्चित रूप से यह सब नहीं पता था। दोनों के एक दूसरे का परिचय देने के बाद लॉरेंस को हमेशा नायिका का नाम लगता था, सीमांत ड्यूक की भागी हुई बेटी के नाम जैसा। इस बात ने नायिका को पसीने से तरबतर कर दिया, तो उसने तुरंत विषय बदल दिया और पूछा कि दूसरे लोग अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन लॉरेंस ने उसे बताया कि गश्त के लिए केवल वे दोनों ही भेजे गए थे। यह सुनकर नायिका को तुरंत लगा कि उन्हें छोड़ दिया गया है। फिर गश्त के रास्ते में लॉरेंस ने नायिका को अपना अनुमान बताया। ड्रैगन के साथ आत्मीयता रखने वाले शिष्य ड्रैगन की देखभाल से शुरुआत करेंगे और उन लोगों के लिए जिनकी कोई आत्मीयता नहीं है, उन्हें इस भूमि के अनुकूल होने के लिए गश्त पर भेजा जाता है। इसके पीछे के उद्देश्य के लिए लॉरेंस का अनुमान था कि यह ड्रैगन गॉड के कारण है, जो इस आकाश का संरक्षक देवता है, इसलिए उसके बच्चे अधिक इच्छुक होंगे इस भूमि पर लोगों की रक्षा करने के लिए। हालांकि नायिका को यह सुनकर बहुत समझ नहीं आया, लेकिन उसे साम्राज्य की वर्तमान स्थिति की अधिक परवाह थी। शाही रईसों को अधिक चिंता थी कि क्या हेड्स इस साल अपने 20वें जन्मदिन पर जॉर्ज पैलेस में एक लाश में बदल जाएगा, और यही कारण था कि साम्राज्य ने एक वारंट जारी किया था, लेकिन कोई खोज दल नहीं भेजा था। इस समय एक लाल ड्रैगन आसमान से नीचे आया और दोनों को बाधित किया। आने वाला रवि साम्राज्य का दूसरा राजकुमार लिस्ट्रियार्ड था, जो हेड्स का सौतेला भाई था। वह दोनों से उसे एलिस के पास ले जाने के लिए कहना चाहता था। फिर दूसरे व्यक्ति को लाने के बाद एलिस ने नायिका को अकेला छोड़ दिया। हालांकि उसे नायिका से वास्तव में बात करनी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा वह उस परेशानी भरे साथी के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद दूसरे राजकुमार ने भी कोई लाग लपेट नहीं की। उसने नायिका के सामने एलिसिया से पूछा कि वह किस पक्ष से लड़ने का इरादा रखती है। साथ ही उसने नायिका को धमकी भी दी, अगर यहाँ की बातचीत लीक हो जाती है तो उसे अपने सिर को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर मुख्य बात पर वापस आते हैं। उनके चाचा जॉर्ज ने अचानक खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया और हेड्स को निष्कासित कर दिया। यह खबर पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। इसमें मुख्य बात यह थी कि चाचा और हेड्स के बीच किसके हाथ में असली दिव्य तलवार थी। 300 साल से गायब दिव्य तलवार अचानक चाचा के हाथ में प्रकट हो गई। दूसरे राजकुमार की नजर में यह बिल्कुल बेतुका था। हालांकि हेड्स उसकी नजर में सिर्फ एक देहाती था, लेकिन उसका ड्रैगन सम्राट का दर्जा निर्विवाद था। एलिसिया ने दूसरे राजकुमार के दृष्टिकोण का बहुत समर्थन किया। यह देखकर नायिका ने सोचा कि वे दोनों अच्छे लोग हैं। शायद अगर सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाए तो वे हेड्स के सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। दरअसल दूसरे राजकुमार ने यह भी सुना था कि हेड्स ने शादी कर ली है और उसकी पत्नी एक संदिग्ध लड़की थी जिसका कोई ज्ञात वंश नहीं था। हालांकि एलिसिया को लगा कि इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह और दूसरा राजकुमार हेड्स के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि वह और दूसरे राजकुमार की माँ क्रमशः 2 ड्यूक के घर की राजकुमारियां थीं। इसलिए वे साम्राज्य के सबसे वैध शाही परिवार थे, और ठीक इसी वजह से कि वे विरासत में मिले थे 3 महान परिवारों का प्राचीन रक्त, इसलिए वे चाचा के अत्याचार को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य 2 ड्यूक हेड्स के दर्जे को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे सभी मानते थे कि हेड्स के अभिशाप ने क्राउन प्रिंस को मार डाला था, यानी उनके सौतेले भाई। इसलिए एलिसिया केवल यह सुनिश्चित कर सकती थी कि वह हेड्स की दुश्मन नहीं बनेगी। बाद में एलिसिया ने नायिका से माफी मांगी कि कल उसने उसे लगभग घायल कर दिया था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका उड़ने वाला ड्रैगन नायिका पर हमला क्यों करेगा। यह सब इसलिए था क्योंकि उसे नायिका से डर महसूस हुआ था, इसलिए उसने उसके अस्तित्व को खतरा माना। यह सुनकर कि नायिका इतनी शक्तिशाली थी, दूसरे राजकुमार ने तुरंत नायिका से अनुरोध किया कि वह उसके अंगरक्षक के रूप में उसके साथ रहे। लेकिन प्यारी एलिसिया कैसे सहमत हो सकती थी, लेकिन फिर भी वह असहाय थी, क्योंकि दूसरे पक्ष के लाल ड्रैगन की आंखें सुनहरी थीं, इसलिए वह केवल दूसरे राजकुमार को ही जाने दे सकती थी। इसके बाद दूसरे राजकुमार ने जो पहला काम किया वह नायिका को अपने लाल ड्रैगन से मिलवाने ले गया, लेकिन दूसरे पक्ष के लाल ड्रैगन की प्रतिक्रिया और भी अजीब थी। बस एक नजर में वह सीधे उड़ गया। नायिका ने सोचा कि उसे अनदेखा कर दिया गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस समय दूसरा पक्ष भाग गया था। दूसरे राजकुमार को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति इतिहास में केवल एक बार हुई थी, और उस समय उसे भगाने वाला व्यक्ति उसका बेकार भाई हेड्स था। बाद में नायिका फिर से उदास होकर घर लौट आई, और हेड्स ने देखा कि नायिका इतनी उदास थी तो उसने उसे उठा लिया और फिर उसे अपने ही बीज से एक स्ट्रॉबेरी खिलाई। बस हेड्स को यह उम्मीद नहीं थी कि नायिका वास्तव में नखरे करने लगी। दरअसल नायिका को आखिरकार एहसास हुआ था कि जब वह थकी हुई होती है तो उसे अपने पसंदीदा व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है, और यही कारण था कि वह आज इतनी जल्दी हेड्स से मिलने वापस आई थी।
लेकिन दूसरे राजकुमार ने अचानक आकर उन दोनों को बाधित कर दिया। बस जब उसने हेड्स को स्पष्ट रूप से देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेड्स, जो एक देश का स्वामी था, इस विशेष समय में ग्रामीण इलाकों में छिपकर खेती करेगा। आखिरकार उसे लगा कि हेड्स देर से प्रकट हो रहा है क्योंकि वह प्रतिरोध की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बेवकूफ वास्तव में यहाँ एक किसान की भूमिका निभा रहा था। इसलिए दूसरे राजकुमार ने कुछ भी नहीं कहा और हेड्स को फिर से पहाड़ पर खींचना चाहा।